हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको पहले भी इससे रिलेटेड वीडियोस दे चुका हूं, जो जीडीसी की रेलवेज की भर्ती आई हुई है, जिसमें वैकेंसीज में आपका एएलपी है, जेई है, टेक्नीशियन है और ट्रेन मैनेजर है, इनकी पोस्ट आई हुई हैं। तो कल हमने करंट अफेयर का एक सेशन करा दिया था। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट जनरल अवेयरनेस में आपका जो है पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, तो सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो आज उसी से रिलेटेड जो है पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो 500 प्लस क्वेश्चन मैं एक सीरीज के माध्यम से आपको करवाऊंगा। तो ये इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच वार लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। कौन सी ऐसी वार थी जिसने जो है ब्रिटिश एम्पायर को एक नींव रखने की जगह दी। इंडिया में जो है शासन करने के लिए जो नींव रखी, वो किस वार के द्वारा ब्रिटिश एम्पायर ने रखी। ऑप्शन सामने हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ बक्सार और एंग्लो मैसूर वार। जो इसका सही आंसर है वो है आपका बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो हुआ था आपका 1757 में। किसके किसके बीच हुआ था? आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। और उस समय बंगाल के जो नवाब थे वो आपके सिराजुद्दौला थे। अब अगली बात कर लेते हैं कि वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। तो वो हुआ था फ्रेंच कंपनी के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1760 में। अगला है बैटल ऑफ बक्सार। जो बैटल ऑफ बक्सार है, ये बेसिकली इसने ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरीके से रूल करने के लिए दे दिया। ठीक है, ये हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और उधर से आपके 3 लोग थे। मीर कासिम था जो उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था, अवध के जो नवाब थे वो शुजाउद्दौला हुआ करते थे, और मुगल एम्परर जो थे वो थे शाह आलम द्वितीय। तो ये 3 लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़े। ठीक है, इन दोनों के बीच आपका युद्ध हुआ और फाइनली क्या होता है कि जो आपके निजामत के कार्य हैं ये मुगल एम्पायर के पास आ जाते हैं, और टैक्स वसूलने का जो काम होता है वो आ जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो अब जो भी मेन चीज़ होती है वो पैसा ही होता है। तो पैसा भी किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो पहले उन्हें व्यापार करने के लिए पैसा लाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि उन्हें यहीं से पैसा भी मिल जाता था, यहीं के सामान भी मिल जाते थे। तो ये एक बेसिक सा जो था कि इस आपके बैटल ऑफ बक्सार के बाद जो है पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन करना स्टार्ट कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस आपके हैं, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कैनिंग। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या है इसका सही आंसर? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। जो रॉबर्ट क्लाइव हैं ये बंगाल के गवर्नर थे, पहले बंगाल के गवर्नर थे। इसी पदनाम को बाद में बदलकर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद इसे कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं ये आपके कौन थे? तो विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बाद में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और कैनिंग जो है ये पहले वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रेसिडेंसी वन सब्जेक्टेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर में आई? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बोथ ए एंड बी। तो जो इसका सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। बॉम्बे और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर में आई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाय विच एक्ट अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता।
कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? आपके ऑप्शन देख लीजिए। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दूसरा ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो जो आपका कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वो आपकी हुई थी किससे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। इसमें आपके 3 आपके वो थे, न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश का नाम था वो था आपका सर एलिजा एम्पे, ठीक है, सर एलिजा एम्पे। और आप बात करेंगे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो बना था, तो आज का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है जो करंट टाइम पे चल रहा है, तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसी का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो 1935 के एक्ट से जो की गई थी स्थापना वो संघीय न्यायालय की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बाई विच एक्ट द बिजनेस मोनोपोली ऑफ द कंपनी अबॉलिश एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना एंड आल ब्रिटिश सिटीजन्स वर अलाउड टू डू बिजनेस विद इंडिया। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा जो कंपनी की मोनोपोली थी पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार पर उसकी मोनोपोली रह गई, और साथ ही साथ जो अन्य ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्हें भारत में बिजनेस करने के लिए अलाउ किया गया। तो ये जो चार्टर एक्ट था, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। तो जो ये चार्टर था ये था 1813 का। 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी गई, और केवल उनके किस पर मोनोपोली बची थी? उनकी चाय के व्यापार पर और चाइना के साथ व्यापार पर मोनोपोली उनकी बची थी। जो आगे 1833 का जो एक्ट आता है उसमें वो भी पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसमें हमारे कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वो थे आपके कौन? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे सबसे पहले? ये आपके बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहले जो गवर्नर जनरल बने हैं वो बने हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। बाकी ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए थे। वारेन हेस्टिंग आपके कौन हुए थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कैनिंग आपके पहले वायसराय बनाए गए थे। और जो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन दिख रहा है, आपने इनसे संबंधित माउंटबेटन योजना भी सुनी हुई थी। जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है उसके लिए माउंटबेटन योजना आई थी। तो ये वही लॉर्ड माउंटबेटन है, ये अंतिम वायसराय थे। ये जो आपके थे अंतिम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच प्रैक्टिस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल इन इंडिया बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसमें दिया हुआ है कि कौन सी ऐसी प्रथा थी या कौन सी ऐसी बुराई थी जो भारत में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इलीगल यानी कि अमान्य घोषित की गई थी कि ये इलीगल है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? विडो मैरिज, चाइल्ड मैरिज, स्लेवरी और ठग। तो स्लेवरी इसमें जो है इसका सही ऑप्शन है। दास प्रथा जो है वो इस चार्टर एक्ट के द्वारा एक कानून लाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, और दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई थी। लेकिन जो दास प्रथा है वो पूरी तरीके से यहाँ नहीं समाप्त हुई थी। जो दास प्रथा समाप्त हुई थी वो समाप्त हुई थी कब? 1843 में। और 1843 में जो तत्कालीन आपके वायसराय थे वो लॉर्ड एलन बरो थे। तो जो आपका दास प्रथा समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो 1843 में वायसराय लॉर्ड एलन बरो को जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बाय विच एक्ट वाज द रूल ऑफ कंपनी एंडेड एंड द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द रेन्स ऑफ द रूल।
तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी का रोल पूरी तरीके से समाप्त हो गया था और जो शासन था वो पूरी तरीके से किसके अंडर में चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के अंदर में, यानी कि महारानी के अंडर में पूरा शासन चला गया था। तो ऑप्शन क्या क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका कौन सा, ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्यों महारानी को टेक ओवर करना पड़ा, क्या रीजन था? तो आपने सुन रखा होगा कि 1857 की क्रांति हुई जिसमें आज़ादी की मांग की गई। 1857 की क्रांति बहुत भयानक क्रांति थी। उस समय तो लग रहा था कि हाँ भारत को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन कहते हैं ना हम भारतीय हैं, थोड़ी देर के लिए हमें गुस्सा आता है फिर हम शांत हो जाते हैं। अगर ये कंटिन्यू चल रहा होता तो हमें शायद आज़ादी उसी समय पूरी तरीके से मिल गई होती। लेकिन अंग्रेज़ों ने देखा कि धीरे धीरे ये शांत पड़ रहे हैं, तो उन्हें ये लग गया कि इन्हें गुलामी की आदत पड़ चुकी है। तो क्या हुआ कि 1858 में ब्रिटिश क्राउन का काम आपका कंपनी शासन का काम समाप्त कर दिया गया और महारानी सीधे सीधे रूल करने लगी। तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब से कंपनी का रूल समाप्त हुआ और डायरेक्ट महारानी शासन करने लगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो देखिए हमने क्या क्या कर लिया था इससे पहले, हमने बंगाल का गवर्नर जनरल कर लिया था, भारत का गवर्नर जनरल कर लिया था पहला। अब अगला क्वेश्चन आ गया फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया थे वो आपके थे लॉर्ड कैनिंग। सारी डिटेल में बाकी बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे। गवर्नर जनरल अलग चीज़ है और गवर्नर अलग है। तो स्पेशली ये कहाँ के थे, बंगाल के गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग जो हमारे थे ये आपके पहले गवर्नर जनरल बनाए गए बंगाल के, और विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए, और लॉर्ड कैनिंग है ये पहले वायसरॉय। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच एक्ट इज नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इनमें से कौन सा एक्ट है जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें अगर 1919 वाले की तो इसको क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे। मार्ले जो आपके थे वो राज्य सचिव थे और मिंटो उस समय के वायसराय हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पे ये आपका नाम पड़ा है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है कि मतलब हर संप्रदाय का अलग अलग निर्वाचन होगा। ऐसी जो योजना लाए थे वो लाए थे कौन, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का फादर। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं चेम्सफोर्ड, आपको मैंने बताया दिया कौन थे, 1919 के वायसराय थे। इसके अलावा बात कर लें किसकी, लियोनिन कर्टिस की, तो इन्हें फादर ऑफ डायरकी कहा जाता है, द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। और जो जेम्स विल्सन हैं, इन्होंने 1860 में पहली बार क्या पेश किया था, बजट पेश किया था। 1860 में पहली बार बजट पेश किया था। ये उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट बाइकैमरल सिस्टम एंड डायरेक्ट इलेक्शन वर प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो जो बाइकैमरल सिस्टम क्या है, द्विसदनीय प्रणाली। ठीक है, और इसके अलावा क्या रहा, डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष मतदान। तो जो पहली बार प्रत्यक्ष मतदान और द्विसदनीय प्रणाली स्टार्ट हुई वो किस एक्ट के माध्यम से स्टार्ट हुई?
ऑप्शन क्या क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 और लास्ट ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। क्या इसका सही आंसर है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, क्योंकि इसी समय आपका द्विसदनीय प्रणाली शुरू हुई थी और पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष मतदान कराए गए थे। जो द्विसदनीय प्रणाली थी उनमें से एक का नाम निम्न सदन रखा गया था और एक का उच्च सदन रखा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु इज बिलीव्ड टू बी द फादर ऑफ डुअल गवर्नेंस? हु इज बिलीव्ड टू बी द फादर ऑफ डुअल गवर्नेंस, यानी द्वैध सरकार, दोहरी सरकार के फादर यानी जनक किसे कहा जाता है? तो जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, फादर ऑफ डायरकी कह लें या फादर ऑफ डुअल गवर्नेंस, बात दोनों की एक ही है। दोनों बात करते हैं किसकी? दोहरी सरकार की या द्वैध शासन की। ऑप्शन क्या क्या है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर लियोनार्ड कर्टिस, जेम्स विल्सन। तो मिंटो का तो मैंने बता ही दिया था आपको, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आपका सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक थे। चेम्सफोर्ड आपके 1919 के वायसराय थे। और इसका ऑप्शन जो है वो क्या है? सर लियोनेल कर्टिस। द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? सर लियोनेल कर्टिस को कहा जाता है। अब इसमें कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन मिल जाता है कि फादर ऑफ डायरकी, तो वो भी सेम चीज़ है, उसका भी ऑप्शन यही होगा, सर लियोनेल कर्टिस। और जेम्स विल्सन का मैंने आपको बता ही दिया कौन है ये 1860 में पहली बार इन्होंने क्या किया था? बजट पेश किया था। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेशन डिड द INC पास द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट स्वराज आफ्टर द साइमन कमीशन रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस? ऐसा कौन सा आपका सेशन था जिसमें INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की, मतलब एक रेजोल्यूशन लिया उन्होंने पूर्ण स्वराज का, आफ्टर द साइमन कमीशन रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ डोमिनियन, जब साइमन कमीशन ने डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? लाहौर सेशन 1929, लखनऊ सेशन 1916, त्रिपुरा सेशन आपका 1939 और बॉम्बे सेशन 1934। तो जो इसका सही आंसर है वो कौन सा होगा? ये आपका है लाहौर सेशन 1929। 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट एक डेट मिल जाती है इसमें कि जो 26 जनवरी थी, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था और इसी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। तब से इसी को पूर्ण स्वराज दिवस भी कहा जाता है। फिर क्या होगा कि जब हम फाइनली आज़ाद हुए तो हमारी जो स्वतंत्रता दिवस की डेट हो गई, कौन सी हो गई? 15 अगस्त 1947 हो गई। तो इस डेट को भी एक इम्पोर्टेंस देनी थी क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से बराबर स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। तो इस डेट को इम्पोर्टेंस देने के लिए हमारा संविधान इस दिन लागू करवाया गया। 26 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान लागू करवा दिया गया और इसे क्या करार कर दिया गया? इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देखिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें क्या हुआ था? जैसे बात करें लखनऊ सेशन 1916, तो जो लखनऊ का सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। और ये 1916 वाला सेशन था, इसमें काफ़ी दिनों के बाद जो आपसे मतभेद हो गए थे, तो पहली बार INC और मुस्लिम लीग एक साथ ज्वाइंट सेशन में भी आए थे। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो लखनऊ सेशन है। ठीक है, इसके अलावा त्रिपुरी सेशन की बात करें तो इस पर सुभाष चंद्र बोस को जो है इन्होंने प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्हें अध्यक्ष चुना गया था लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि आपसे जो है विचार मैच नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला ऑप्शन आपका है बॉम्बे सेशन। बॉम्बे सेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आशा करते हैं सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज ए रिजल्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट ऑफ फरवरी 1931 हु पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस? एज द रिजल्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, यानी जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में,
उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो सेकंड राउंड टेबल यानी कि गोल में सम्मेलन जो होता है, ठीक है, उस समय गोल में सम्मेलन हुआ करता था, तो उसमें आपके कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के बिहाफ पे किसने पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शन क्या क्या है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो इसका सही आंसर है वो कौन सा है? बी, यानी महात्मा गांधी। कांग्रेस के बिहाफ पे महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था गोल में सम्मेलन जो दूसरा हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब बात कर लेते हैं अन्य नामों की। तो जो सरोजिनी नायडू हैं, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था किसको? इंडियन वुमेन्स को। और जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लिस्ट फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स वर मेंशन्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? शक्तियों के विभाजन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितने प्रकार की लिस्ट यानी कि सूची मेंशन की गई थी? तो ऑप्शन क्या क्या है? 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है? आपका 3। अभी करंट में भी बात करें तो हमारे यहाँ 3 सूचियाँ ही हैं, ठीक है। कौन कौन सी सूचियाँ हैं? पहले नंबर पे आपकी कौन सी आती है? आपकी आती है यूनियन यानी संघ सूची। दूसरे पे आती है आपकी स्टेट यानी राज्य सूची। यूनियन में आपका जो है केंद्र सरकार आपके जो है रूल बना सकती है, स्टेट वाले में राज्य सरकार आपकी बनाएगी। एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी होती है? कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और आपका केंद्र सरकार दोनों ही आपके नियम बना सकती हैं। तो अभी करंट में भी हमारे जो शक्तियों के विभाजन से रिलेटेड सूचियाँ हैं वो 3 ही हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच एक्ट ए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज फॉर्म टू असिस्ट द गवर्नर जनरल? कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई थी जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करती थी? यानी कोई भी अगर डिसीजन लेना है, उससे रिलेटेड असिस्टेंस करना था, तो वो 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जो इसका सही आंसर है वो आपका है कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके द्वारा जो है गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एक काउंसिल पहली बार बनाई गई थी, जो आगे कंटिन्यू रहती है और फिर उसमें सदस्य वगैरह बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, who was appointed as a law member in the Governor General's Council through the Charter Act of 1833? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहली बार एक विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर की नियुक्ति की गई। तो उसका नाम पूछ रहा है, कौन थे ऐसे पहले सदस्य जिनकी नियुक्ति विधि सदस्य के रूप में आपके चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुई, जो आपके गवर्नर जनरल के काउंसिल में आए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, स्टेफर्ड क्रिप्स, जॉन साइमन और लॉर्ड मैकाले। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है कौन सा? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड किए गए या फिर अपॉइंट किए गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के। जैसे बात करें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की, कहीं कहीं इनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी मिल जाता है, ठीक है, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इनको जो है कि ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें आपका वायसराय की परिषद में जोड़ा गया था, ठीक है। इनको जो है विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था और ये पहले भारतीय थे जो वायसराय की परिषद में जोड़े गए। अब बात कर लें स्टेफर्ड क्रिप्स की। स्टेफर्ड क्रिप्स कौन है? तो स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में आपने सुना होगा, जो क्रिप्स मिशन आया था उसके हेड यही थे। बाद में आपका संविधान सभा जो आई उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। जॉन साइमन के बारे में जानते होंगे। साइमन कमीशन जो भारत आया था तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, सारी रिपोर्ट इन्होंने ही सबमिट की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी? यानी कि जो गुलामी का चार्टर कहा था 1935 से जो एक्ट आया था उसे आपका एक नया चार्टर कहा था, यानी ये गुलामी का एक नया चार्टर है। ये शब्द जो है ये किन के हैं? किसने इसको डिस्क्राइब किया था कि ये जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये गुलामी का चार्टर है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? महात्मा गांधी,
जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका कौन सा है? वो है आपका बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसे कहा था न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, यानी गुलामी का नया चार्टर। अब महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने जो आपका क्रिप्स मिशन आया था इसे कहा था विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक। और सुभाष चंद्र बोस का नारा तो जानते ही हैं आप, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बाय द एक्ट ऑफ 1786 द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड चीफ कमांडर वाज मर्ज। 1786 का एक एक्ट आया था जिसके द्वारा क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी और चीफ कमांडर की पोस्ट थी उसे मर्ज कर दिया गया था। तो इसी में पूछ रहा है विच पर्सन वाज फर्स्ट अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। तो कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति था जो इस मर्जर के बाद पहली बार इस पोस्ट पर अपॉइंट हुआ था? ऑप्शन क्या क्या है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सो और लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये वॉरेन हेस्टिंग तो आपको पता है 1773 के जो बनाए गए थे, ठीक है। और बात 1786 की हो रही तो उस समय जो आपके जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद आपके सर जॉन सो आए और फिर लॉर्ड वेलेस्ली आए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीडीसी एग्जाम्स के प्रिपरेशन को लेकर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसे और अच्छा बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी टाइम टू टाइम अपडेट कराता रहूँगा। डेली आपको वीडियो कोई ना कोई मिलती रहेगी, चाहे वो जनरल अवेयरनेस से संबंधित हो, चाहे वो आपकी मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, सारे सब्जेक्ट मैं धीरे धीरे कवर करा दूंगा। तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।